हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 4th लेक्चर है। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस 4th लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को ही थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और मेन जो हमारा फोकस होगा इस लेक्चर में वो रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो, बट पेशेंस के साथ बने रहिएगा, आपका सारा डाउट और सारी क्यूरियोसिटीज का सारा जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ओम्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सर्किट का या किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो उसके थ्रू करंट बढ़ता है। लॉजिक क्या दिया था, रीजन क्या दिया था मैंने उसके बिहाइंड, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल क्या करता है, चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा चार्जेस को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बहुत क्लियर सी बात है। तो अब किसी सर्किट में अगर चार्जेस के पास ज्यादा एनर्जी, तो चार्जेस अपनी एनर्जी का यूज कहां कर रहे हैं, तो चार्जेस अपनी एनर्जी का यूज करें मोशन करने में। समझना मेरी बात को, चार्जेस उस एनर्जी की मदद से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं सॉरी। तो चार्ज अगर मोशन कर रहे हैं तो अगर कम एनर्जी तो कम स्पीड से मोशन करेंगे, ज्यादा एनर्जी ज्यादा स्पीड में मोशन करेंगे। तो क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो वही चार्ज जो किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में एक बार फ्लो कर रहा था, वही चार्ज ज्यादा पोटेंशियल देने पर उसी एक कंडक्टर से हो सकता है उसी कंडक्टर से 1 सेकंड के अंदर 2 बार फ्लो करे। तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, पहले 1 यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा था 1 सेकंड में, अब 2 यूनिट चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट टाइम बढ़ गया ना। चार्ज पहले 1 सेकंड में 1 यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा था, अब एनर्जी ज्यादा दी तो 1 सेकंड में 2 यूनिट का चार्ज फ्लो करने लगा। यानी क्या होने लगा, चार्ज पर यूनिट टाइम ज्यादा हो गया। पहले चार्ज पर यूनिट टाइम 1 था, अब चार्ज पर यूनिट टाइम 2 हो गया। तो यानी करंट क्या हो गया, बढ़ गया। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इस तरीके से हमने देखा था कि वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा। और यहां पर हमने जब ओम्स लॉ को डिराइव किया तो वहां पर हमने देखा कि जो वोल्टेज है, जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं कांस्टेंट आर की मदद से, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, यानी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, इसको हमने कुछ 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा। और एक दूसरा कंडक्टर है सेम, ठीक है, सेम नहीं है, दूसरा कंडक्टर है कोई कंडक्टर, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। तो कंडक्टर बी को भी हम सेम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी, 10 वोल्ट। लेकिन हम देख रहे हैं इसको 10 वोल्ट देने पर इसमें जो है वो 2.5 एम्पियर का करंट आ गया, ज्यादा करंट आ गया। दोनों को तो वोल्टेज सेम दी, तो एक में करंट ज्यादा और एक में करंट कम कैसे। तो यहां पर इन कंडक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी कंडक्टर से एसोसिएटेड है, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको रोकता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकना चाह रही है, चार्जेस के फ्लो को रोकना चाह रही है, उस क्वांटिटी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतना कम करंट फ्लो होगा, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें उतना कम करंट फ्लो होगा, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना आसानी से चार्जेस को फ्लो करने देगा और उस कंडक्टर के थ्रू करंट उसका उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर आप V = IR वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो यहां पर आपको वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट, करंट मिल रहा है 2 एम्पियर, आपको रेजिस्टेंस नहीं पता। तो आपने जब देखा तो 5 ओम आया, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम आया, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम आया, ठीक है। वहीं अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यहां पर अगर हम V = IR लगाते हैं तो यहां पर वोल्टेज 10 वोल्ट ही है, करंट 2.5 एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो 10/2.5 करा तो 2.5 से अगर आप 10 को काटते हो या डिवाइड करते हो तो आपको 4 मिलेगा। आपने देखा कि B का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है,
लेकिन जो कंडक्टर ए है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके थ्रू उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो कंडक्टर के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो क्या करता है? वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, चार्जेस के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है मैंने ओम्स लिखी है, जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्हीं के नाम पर ये यूनिट आई, ओम्स। ठीक है, ओम, इसको ओमेगा, इसका जो सिंबल है वो ओमेगा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको ओमेगा की तरह बनाते हैं, ये ओमेगा का सिंबल है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अब अपने लेक्चर में। हमने डिस्कस किया था, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। 1 ओम की डेफिनेशन भी डिस्कस करी थी। क्या होता है 1 ओम? 1 ओम क्या होता है? व्हाट इज 1 ओम? तो 1 ओम का मतलब होता है जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हो और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे। 1 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट करी और उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होने लगे? 1 एम्पियर का। तो जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो कितना होगा? 1 ओम के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब एक और डिवाइस है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? व्हाट इज रियोस्टेट? तो रियोस्टेट का मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो भी कंडक्टर होते हैं ना उनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है। अगर आप कोई भी वायर ले लो, कोई भी कंडक्टिंग रॉड ले लो, तो आप उसका रेजिस्टेंस देखोगे तो फिक्स रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हम लोग कुछ लैब्स वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में हम कुछ ऐसे रेजिस्टेंस बनाते हैं खुद के यूज के लिए जिनको आप चेंज कर सकते हो, जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। मतलब अगर उनकी रेजिस्टेंस 10 ओम है तो आप उसको 20 ओम भी कर सकते हो, 100 ओम भी कर सकते हो, 200 ओम भी कर सकते हो। तो ऐसे रेजिस्टेंस या ऐसी डिवाइस जिनका रेजिस्टेंस वेरी किया जा सके उनको रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। इसका यूज हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करते हैं। हायर क्लासेस में आप इसको देखोगे। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है रियोस्टेट का? तो आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना है और उसके ऊपर ये वेरिएबल का साइन लगा देना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई सिंबल है और उसके ऊपर ये एरो लग जाए, समझ जाना कि वेरिएबल है वो क्या है? मतलब उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहां पर देखिए, एक को दो न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में। अगर आप जाओगे, आप उसको देखोगे तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। जो ओम्स लॉ वाला लेक्चर है उसमें दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है जो चार्जेस के फ्लो को रोकती है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारी फ्री स्पेस है, चार्जेस बस इजीली मोशन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री स्पेस तो नहीं कह सकते, फ्री स्पेस है लेकिन बहुत सारा नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो भी एटम्स या पार्टिकल्स अरेंज होते हैं कंडक्टर में या सॉलिड में, बेसिकली सॉलिड की बात, कंडक्टर की अगर हम जो बात करें, हम सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें यहाँ पर, तो सॉलिड में जो एटम्स या पार्टिकल्स अरेंज होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच में बहुत थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। आ रही बात समझ? या इंटर एटॉमिक स्पेसेस होते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं। तो जिस वजह से जो चार्जेस हैं वो उन्हीं बहुत छोटे से इंटर एटॉमिक स्पेसेस से फ्लो करते हैं। तो वहां पर वो कोलाइड करते हैं। कई बार क्या करते हैं, वो दूसरे एटम से कोलाइड करते हैं। या अगर आप ऐसे समझो कि जो एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो अट्रैक्शन करने की वजह से जब वो एटम्स इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करते हैं तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, थोड़ा धीमा हो जाता है। तो यही जो रेजिस्टेंस कॉज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो धीमा हो रहा है या चार्जेस का फ्लो जो धीमा हो रहा है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, 10th में इतना डीप में नहीं है, मैं ही चला जाता हूं इतना बताने के चक्कर में। तो यहां पर देखिए, अब हम वायर के रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स। अब कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। तो कंडक्ट वायर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो अगर हम सपोज दैट अपनी एक वायर लेते हैं, दिस इज वायर, ये मेरी वायर है जिसका लेंथ L है और जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है, एक हमारी वायर है जिसका लेंथ L है और जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो देखा गया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मतलब अगर हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर हम वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाएंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ऐसा क्यों है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स, देखो अगर आप लेंथ बढ़ा देते हो, सपोज दैट
आप लेंथ बढ़ा देते हो। ये एक मेरी वायर ए है, ये मेरी वायर ए है और ये मेरी वायर बी है, ये मेरी वायर बी है, ये मेरी वायर ए और ये मेरी वायर बी है। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप देखो, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना हुआ या चार्जेस को ट्रेवल करना हुआ, तो यहां ज्यादा लेंथ कवर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेंथ कवर करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन सफर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लेंथ वो कवर करेगा उतना ज्यादा कोलिजन वो क्या करेगा, वो सफर करेगा। जितना ज्यादा लेंथ वो कवर करेगा उतना ज्यादा कोलिजन वो सफर करेगा। वहीं कम लेंथ ट्रेवल करने में क्या होता है, कम लेंथ जब उसको ट्रेवल करना होगा तो उतना ज्यादा कोलिजन उसको सफर नहीं करना होगा। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ज्यादा रुकावट आती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कम रुकावट आए तो रेजिस्टेंस कम है। तो यहां पर देखो, कम लेंथ में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उतना ज्यादा कोलिजन वगैरह नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते, तो जिससे उनका फ्लो थोड़ा सा जो है बेहतर होता है एज कंपेयर टू ऐसी वायर्स में जिस वायर की लेंथ ज्यादा लंबी हो। वायर की लेंथ ज्यादा लंबा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर, जिसकी वजह से उसे बार बार कोलिजन सफर करना पड़ेगा, जिससे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने का फायदा ये होता है कि वही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक बहुत छोटी एरिया से सफर कर रहे थे, एक कंजेस्टेड एरिया से सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा था, उनको ज्यादा कोलिजन सफर करना पड़ रहा था। लेकिन एरिया बढ़ाने से क्या होता है, एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ज्यादा हर इलेक्ट्रॉन्स के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ज्यादा एरिया से क्या करने के लिए, फ्लो करने के लिए। तो ज्यादा एरिया से फ्लो करने के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, कोलिजन उतना नहीं होता और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हालांकि एरिया ज्यादा करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो भी एटम्स वगैरह वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जो स्पेस मिलता है वो स्पेस इतना सफिशिएंट मिल जाता है कि जो जितना पहले वो कोलिजन सफर कर रहे थे उतना इस केस में उन्हें सफर नहीं करना होता। तो ज्यादा एरिया होने की वजह से जो चार्जेस का फ्लो होता है थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़े तो ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाए। देखिए, जब भी क्वांटिटीज आपस में कोई क्वांटिटी जब 2-3 क्वांटिटी के साथ प्रोपोर्शनल होती है ना, तो हम एक साथ उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तरीका ये होता है, जब कोई क्वांटिटी 2 या 3 या 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है या प्रोपोर्शनल होती है उनके, तो हम एक साथ जब फॉर्मूला बनाते हैं तो उन सारी क्वांटिटीज जिसके वो प्रोपोर्शनल है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो L इंटू 1/A क्या हो जाएगा, L अपॉन ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हम हटाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल जब हम हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट का यूज करेंगे रो, और इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये जो रो आपका जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस हमारा वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, जो यहां हमें दिख रहा है। किस पर कर रहा है, रो यानी रेजिस्टिविटी पर, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है सर, आपने बता तो दिया कि सर यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, पहले ये तो बताओ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों हटा रहे हो प्रोपोर्शनैलिटी, क्यों लगा रहे हो कांस्टेंट। देखो, प्रोपोर्शनैलिटी बेटा यहां पर ये समझो कि R जो है वो लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से घटेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा हर वायर के लिए तो अलग अलग होगा ना। किसी वायर का लेंथ बढ़ाने से हो सकता है रेजिस्टेंस डबल हो जाए, मतलब लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस जो है डबल हो जाए, वैसे होगा हर वायर के लिए। लेकिन अब किसी वायर की कितनी लेंथ के लिए और कितनी एरिया के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, वो उस वायर के नेचर पर डिपेंड करेगा ना, कि वायर का नेचर कैसा है। वायर का नेचर क्या है, वायर आयरन की है, वायर कॉपर की है, वायर एल्यूमिनियम की, नेचर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं आयरन की 10 मीटर लंबी रॉड लूं और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वही सेम रेजिस्टेंस उस एल्यूमिनियम वायर का आ रहा है जिसका एरिया और लेंथ सेम। ऐसा नहीं है। अगर आप सेम लेंथ की एल्यूमिनियम वायर ले लो और सेम लेंथ की आप आयरन की वायर ले लो, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दोनों का रेजिस्टेंस डिफर करेगा, अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, उनका नेचर अलग है, वो दोनों मटेरियल का नेचर अलग है। तो वो जो तीसरा फैक्टर है जिस पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो रेजिस्टिविटी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी आपको सिर्फ इतना बताता है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा या किस मटेरियल के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा वो आपको नहीं बताता, तो उसके लिए आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे और यहां पर क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, जिसको आप रेजिस्टिविटी कहते हो। तो रेजिस्टिविटी का जो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, इसको यूज करने से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस वायर के लिए कितनी लेंथ और कितनी एरिया के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा। देखो प्रोपोर्शनलिटी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रोपोर्शनलिटी आती है ना, तो उसको हटाया जाता है किसी कांस्टेंट की मदद से, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ ये बता रही है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, किस रेट से डिपेंड कर रहा है, ये सब आपको नहीं बताता। तो उसको पता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या रिसर्चेस के थ्रू उस प्रोपोर्शनलिटी को एक सुटेबल कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, जो हमें एग्जैक्ट बता सके कि कितनी लेंथ और कितनी एरिया पर हमें क्या रेजिस्टेंस मिलने वाला है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। तो यहाँ 3 फैक्टर आपको दिखाई दे रहे, चौथा फैक्टर भी होता है जिस पर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात आगे करेंगे, पहले यहां पर समझते हैं। तो देखिए लेंथ आपको दिख रहा है क्लियर की लेंथ, वायर की लेंथ की बात हो रही है, एरिया आपका वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। अच्छा, कुछ बच्चों को क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा सिलेंडर है, दोनों मेरी फीस्ट हैं, वो दोनों मेरा एक सिलेंडर है, एक जॉइंट सिलेंडर है। अब मैं सिलेंडर को बीच से काटता हूं, तो काटने के बाद ये जो एरिया मिलती है ना, ये जो एरिया मिलती है, दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे यहां मैंने मार्क किया ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारी, तो वो जो सर्कुलर रीजन है ना, जिसको अगर आप यहां से इसको कट करोगे वायर को, तो आपको एक सर्कुलर रीजन दिखेगा ऐसे ही, तो वो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यार रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल है। रजिस्टिविटी क्या है, किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है। देखिए अब रजिस्टिविटी ना एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, मटेरियल का एक नेचर नहीं रजिस्टिविटी को डिफाइन करता है। देखिए अलग अलग मटेरियल्स में, अलग अलग मटेरियल्स या अलग अलग कंडक्टर्स में अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। किसी में ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी में बहुत बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अलग अलग जो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, या अलग अलग जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है अलग अलग मटेरियल्स में या अलग अलग कंडक्टर्स में अलग अलग होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिलकर के रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, तो यहाँ जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर करती है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, और हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स है। हर आयरन की एक रेजिस्टिविटी फिक्स, आयरन की एक रेजिस्टिविटी की फिक्स वैल्यू है, कॉपर की रेजिस्टिविटी की फिक्स वैल्यू है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी की फिक्स वैल्यू है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है। अब नाइक्रोम कहीं का भी हो, आप यूके से नाइक्रोम वायर खरीद के ले आओ, ऑस्ट्रेलिया से नाइक्रोम वायर खरीद के ले जाओ, दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों सेम तरीके से बिहेव करेंगे। तो जो रेजिस्टिविटी होती है अलग अलग मटेरियल्स की वो फिक्स होती है। हालांकि जैसे आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी कॉपर से, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी एल्यूमिनियम से, लेकिन अगर आप दो एल्यूमिनियम के मेटल्स ले आ रहे हो या दो एल्यूमिनियम रॉड ले आ रहे हो और दोनों की रेजिस्टिविटी देखोगे तो दोनों एल्यूमिनियम की सेम रहेगी, चाहे वो एल्यूमिनियम धरती के किसी कोने से आप लाओ दोनों को। ठीक है, चलिए तो यहां पर रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब यहां पर देखो क्या क्या हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल जिसको रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहां पर, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो अगर आपसे पूछे कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताओ तो क्या बताओगे, तो यहां पर देखो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, रेजिस्टिविटी की नहीं पता, लेंथ की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बचा, रेजिस्टिविटी 1/m यानी 1 मीटर। तो ये मीटर यहां डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है वो ओम मीटर आती है। क्या आती है, ओम मीटर आती है। ठीक है, ओम मीटर है हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट, क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि वायर का रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है चलिए अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहां पर जो एग्जाम से पूछी जाती हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकें। अगर ये हमने कर लिया तो फिर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर में। हमारे पास बचेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो 2 टॉपिक है यही हमारे पास बचेंगे। तो हम उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बड़े आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है मैं 2-2 3-3 दिन पर अपना लेक्चर अपलोड करता हूं, बट इसका एक रीजन है, पता है क्या होता है,
अगर मैं तुरंत पर आप तुरंत आपके लिए लेक्चर ले आऊंगा, आज लाया फिर कल भी ले आया फिर परसों भी ले आया, तो उससे होगा क्या कि आपका अगर एक लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा ना तो आपके बैकलॉग्स लगते रहेंगे। आपका जो होगा ना कि आपका एक तरीके से जो आप जैसे एक लेक्चर मैंने अपलोड किया तो हो सकता है उस एक लेक्चर को देखने में आपको 2 दिन का समय लग रहा है, लेकिन जब 2 दिन आपको लग रहा है तो और 2 दिन से पहले मैं कोई लेक्चर अपलोड कर देता हूं तो उसमें क्या होगा, फिर आपका कंसंट्रेशन भटकेगा कि ये वाला कंप्लीट करूं या आगे वाला देखूं। इसलिए मैं ब्रेक ले लेता हूं 1 दिन का 2 दिन का, ताकि जो है कि आप अपना प्रीवियस लेक्चर पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो फिर अगले लेक्चर पर आओ, क्योंकि चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं आप बीच लेक्चर में देखना शुरू करोगे तो आपको एक ही सिनेरियो में समझ में आएंगी चीजें, वो ये है कि आपने इससे पहले का पहले कहीं पढ़ रखा है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और ऐसा हर टीचर के साथ है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं। चलिए, तो इसीलिए मैं 2 दिन का या 3 दिन का वेट करता हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, ताकि मैं अपलोड करूं और आपका प्रीवियस जो लेक्चर हो आप देख के बैठो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखो और फिर हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको देखो, तब आपको जो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहां पर अब एग्जाम से क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, जैसे अब हमें पता हो गया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो अब यहां पर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं एक वायर है, इसका लेंथ हमने डबल कर दिया, लेंथ हमने डबल कर दिया, लेंथ हमने क्या किया L से 2L कर दिया, ठीक है। और एरिया हमने क्या करा, लेंथ हमने डबल, अच्छा पहले धीरे धीरे चलते हैं, लेंथ हमने डबल कर दिया, तो बताओ जो नया रेजिस्टेंस आएगा उस वो कैसा होगा, उस पर क्या फर्क आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, मान लेते हैं आपका जो पहले का रेजिस्टेंस था, आपका रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए। अब आपने क्या किया, उसी वायर से आपने एक नया रेजिस्टेंस लिया, एक वही सेम वायर ली और उस वायर की लेंथ आपने डबल कर दी। तो आपने जब लेंथ डबल करी तो लेंथ एल से 2L होगी। तो देखो वायर अगर आपकी सेम है तो रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। देखो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। अगर आयरन है तो आयरन कभी भी आयरन का रेजिस्टेंस निकालोगे तो हमेशा आयरन की एक ही रेजिस्टिविटी आप यूज करोगे, सेम रहेगी वो, ठीक है। तो अगर सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलने वाली, और यहाँ पर सिर्फ हम लेंथ को बढ़ा रहे तो एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो 2 रो एल बाई ए हो जाएगा। अच्छा, रो एल बाई ए क्या था, रो एल बाई ए हमारा पुराना रेजिस्टेंस आर था, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 2R। मतलब लेंथ डबल करने से आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल होगा, यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। अच्छा, अगला क्या है, मान लेते हैं हमने एरिया को डबल कर दिया, तब एरिया को अगर हमने डबल कर दिया तब, तो अब अगर रेजिस्टेंस आपका रो एल बाई ए था तो अभी इसी को लेकर चलते हैं, ये हमारा है, इसी के थ्रू हम सारे कर रहे हैं। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाय 2A, एरिया आपने डबल कर दिया तो अब आर डैश क्या आ जाएगा। अच्छा, रो एल बाई 2A है, तो ये L बाई 2A को 1 बाई 2 को आप बाहर निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 1 बाई 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, क्या बचेगा, रो एल बाई ए, क्योंकि 1 बाई 2 को आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो रो एल बाई 2 ही आपको मिलेगा। तो रो एल बाई ए आपका क्या है, आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। एरिया डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। अच्छा, अगर मैं अब चीजों को बदल दूं तो अब मैं आपसे कहूं कि अब मैंने लेंथ को जो है ना वो हाफ कर दिया है, L बाई 2 कर दिया, तो अब बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आप वही सेम तरीका अपनाओगे, आपका जो रेजिस्टेंस है वो L बाई 2 हो गया है, तो अब ये 1 बाई 2 आप क्या करोगे, L बाई 2 बाई A है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 1 बाई 2 रो एल बाई ए। अच्छा, रो एल बाई ए पुराना, नया रेजिस्टेंस, जो पुराना रेजिस्टेंस था वो था, ठीक है, तो ये आपका पुराना रेजिस्टेंस था ये वाला। तो आपने देखा कि लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस भी क्या हो गया है, हाफ हो गया है। लेंथ में जैसा चेंज लाओगे रेजिस्टेंस में भी सेम वैसा चेंज आएगा। अच्छा, एरिया को हाफ करने से क्या होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं तो, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दूं तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो यहां पर आप देखो, आप एरिया को हाफ कर दो, ठीक है, ये रो एल बाय ए बाय 2 है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो बेसिक मैथ्स तो आपको आनी चाहिए कि कब कैसे क्या चेंजेस आएंगे इक्वेशंस में। तो रो एल बाई ये हमारा पुराना रेजिस्टेंस था, तो हमने देखा कि एरिया हाफ करने से नया रेजिस्टेंस डबल हो गया। मतलब एरिया अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और एरिया अगर हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो एरिया है अगर उसको बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, जितना उसको बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना घटेगा, और लेंथ के साथ क्या है, जितना लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। यानी अगर आप रेजिस्टेंस को, अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप एरिया को 3 टाइम्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस जो है 3 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ हमने रेजिस्टेंस के जो वायर है उसकी लेंथ ये कर दी, एरिया वो कर दिया, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, सेम तरीका यूज करना जैसे मैंने कराया। चलो इसको लिख लो, आप लिख लो अपने नोट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉज कर लिया करिए फिर लिख लिया करिए, ठीक है। अगर मैं वेट ही करता रह जाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, या हो सकता है अभी शायद टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली बात हम करें। हाँ जी, तो हमने बोला था रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जो है आपके 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 3 तो हमने डिस्कस कर लिए कि रजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, दूसरा लेंथ ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, और तीसरा एरिया ऑफ द वायर या मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहां पर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है ना, कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इस इक्वेशन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं या मेटल्स की बात करूं, जितने मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट कंडक्टर होते हैं, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं या मैं मेटल्स की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। जो रेजिस्टेंस के लिए होगा वही रेजिस्टिविटी के लिए होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। और अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर मतलब सेमीकंडक्टर वगैरह, मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, लेकिन हालांकि बिहेवियर सेम होता है, तो एक साथ बात करते हैं। इंसुलेटर या मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, या रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, एलॉयज के केस में अगर हम बात करें, एलॉयज क्या होता है, एलॉयज क्या होता है, व्हाट आर एलॉयज, एलॉयज क्या होता है बताना थोड़ा मेरे को। हाँ तो जी एलॉय क्या होता है, एलॉय जो होता है वो मिक्सचर होता है ना, किसका मिक्सचर होता है, मेटल एंड नॉन मेटल का, या मेटल एंड मेटल का मिक्सचर होता है। तो उसका कैसे डिपेंड करता है, तो उसका भी सेम बिहेवियर होता है इंसुलेटर की तरह, कि जो टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज करता है ना, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। लेकिन देखो फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की अगर मैं पर्टिकुलरली अगर इंसुलेटर की मैं बात करूं, तो इंसुलेटर में आप कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा करके उसका रेजिस्टेंस घटा लो, उसमें करंट फ्लो होने वाला नहीं है। इंसुलेटर में करंट ही फ्लो नहीं होता, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना कि करंट फ्लो ही नहीं होता, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि उसका करंट, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। वही अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर एक लिमिट को क्रॉस करता है, तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाता है उसका कि वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगता है, इसीलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस घटते घटते इतना घट जाता है कि फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करने लगते हैं और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन अब हम एलॉयज की अगर हम बात करें, देखिए एलॉय क्या होता है ना, एलॉय को ऐसा बनाया जाता है कि टेम्परेचर चेंज होने से ज्यादा रेजिस्टेंस वगैरह चेंज ना हो, ज्यादा फर्क ना पड़े, वो नॉर्मली अपना काम करे, ठीक है। इसीलिए हमारे जो भी हीटर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें एलॉयज की वायर लगी होती है, एलॉयज की वायर डालते हैं ताकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर कोई बहुत ज्यादा चेंज ना आ जाए रेजिस्टेंस में, ठीक है, जिससे करंट या वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाए, इसीलिए हम एलॉयज का यूज करते हैं। तो ज्यादा ये अच्छा, एलॉयज और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में डिफरेंस है कि एलॉय में करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब करंट इसमें फ्लो करता है तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है करंट फ्लो होने से, तो वो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाता रेजिस्टेंस में, अगर लाता भी है तो रेजिस्टेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पर मैंने कुछ ग्राफ बनाया, अगर आप कॉपर का ग्राफ देखेंगे तो कॉपर का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, पहले शुरू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था टेम्परेचर से, लेकिन जैसे ही बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है। शुरुआती दौर में क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था,
रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था। जैसे आप इस एरिया को देखिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हल्का सा आप देख रहे हो कि चेंज आया, हल्का सा रेजिस्टेंस बढ़ा, हल्की सी रेजिस्टिविटी बढ़ी, लेकिन उसके बाद आगे जैसे इसके बढ़ते हैं तो कम टेम्परेचर चेंज पर ही, कम टेम्परेचर चेंज पर ही आपको ज्यादा क्या दिखने को मिलता है, आपको ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं कुछ लीनियरली वेरी कर रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी के लिए ग्राफ होगा वही रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ होगा। और अगर आप सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर दोनों की बात करूं, अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस को हमने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिए, जो भी ग्राफ वगैरह है उसको बना लीजिए कॉपी में। देखिए नोट्स साथ साथ बनाइए, ये मत सोचिए कि मैं तो अभी देख लेता हूँ बाद में आराम से नोट्स बनाऊंगा, बाद का काम कभी नहीं होता, जो अभी होता है वो अभी होता है, बाद में तो बस बातें होती हैं। चलिए ठीक है, पॉज करके इसको बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। शायद अब कुछ न्यूमेरिकल से मुलाकात हो हमारी। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कुछ नहीं इस न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशन बस नहीं कर पाते। तो चलिए एक न्यूमेरिकल की तरफ झलक देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और रेजिस्टेंस उसका 26 ओम है, और टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर कि 20 डिग्री सेल्सियस पर हम ये सब बात कर रहे हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, अगर वायर की जो डायमीटर है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो 0.3 mm है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो बताओ रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, उस मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होगी उस टेम्परेचर पर। तो यहां पर आपको दिया क्या क्या है, आपको लेंथ दिया है, आपको गिवन क्या क्या है, आपको लेंथ गिवन है कितनी, 1 मीटर, आपको वायर की रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 26 ओम, ठीक है। आपको वायर के क्रॉस सेक्शन का डायमीटर गिवन है कितना, 0.3 mm। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिविटी। बहुत बच्चे कहेंगे सर टेम्परेचर भी तो दिया है, ठीक है, टेम्परेचर का यहाँ रोल नहीं है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का कैलकुलेट करने में रोल तब होता है जब टेम्परेचर चेंज करता है। आपसे क्लियरली लिख दिया है कि सेम टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होगी। अगर आपसे बोलता कि 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस इतना है तो बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी क्या होती, तब आपका टेम्परेचर मैटर करता। अभी आपको सेम टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिविटी निकालनी है तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर क्या दिया है, ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर अगर मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो अगर आपसे बोल दिया कि 20 डिग्री का जो 20 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस है वो इतना है, 100 डिग्री की रेजिस्टिविटी निकालो, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस के बाहर है। ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले टॉपिक के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है उसमें भी, वहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर एक टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टॉपिक है, उसके अंदर हम ये सब कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो 10th के लेवल में ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर के थ्रू जो कोई कैलकुलेशन नहीं है आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारा रेजिस्टिविटी हमसे पूछ रहा है, तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो इन सारे टर्म्स को रिलेट करता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन सारे टर्म्स को रिलेट करता है। कहोगे लेकिन सर यहाँ एरिया तो गिवन ही नहीं है, यहाँ तो डायमीटर गिवन है। तो बच्चा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसी होती है, सर्कुलर होती है ना। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उसका डायमीटर अगर आपको दिया तो एरिया नहीं निकाल लोगे, बस यहीं फंस जाते हैं बच्चे, एरिया ही कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो चलिए सबसे पहला फोकस हमारा एरिया कैलकुलेट करने का होगा। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0.3 का यूज करेंगे। तो 0.3 का यूज मत करिएगा क्योंकि यहां पर ये मिलीमीटर है, आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा सबको। आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, एसआई यूनिट में। तो 0.3 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में करते हो तो आप क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो। ध्यान से समझना यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हो। तो आप 1000 को आप क्या लिख सकते हो, आप 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, 3 0 है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 10 की पावर 3 नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ पर एक काम यही कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ने का मतलब एक पावर और बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। देखिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर देखिए डायमीटर जो है वो 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर है। तो हमें रेडियस पुट करना है। तो रेडियस क्या होता है,
हाफ होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस जो होगा वो d/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 10⁴/2 मीटर। ठीक है, तो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं अभी। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है। रेडियस क्या है हमारे पास 3/2 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ये है हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 3 3 9 2 2 4। और देखो पावर पे पावर, देखो पूरे पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पावर पे पावर आ रही है, तो पावर पे जो पावर होती है वो क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 10⁴ 2 8, तो -8 क्योंकि -4 था। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारी एरिया आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, देखो गलत नहीं कर रहे हैं वो, कुछ बच्चे यही सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या हमें एरिया कैलकुलेट करना है? नहीं, हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी फॉर्म में रहने दो। इस फॉर्म में रखने का एक फायदा है। फायदा क्या है वो जब हम सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। देखो यहां पर देखो, अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है 26 दे रखा है, रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है, लेंथ आपका कितना है, लेंथ आपका 1 मीटर है। कितना है 1 मीटर, और एरिया आपने कितनी निकाली है 3.14 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁻8। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 इंटू 4 हो जाएगा, 4/3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, रेजिस्टिविटी निकालनी, सारी वैल्यूज को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 26 जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, बाई 4 इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आ गया हमारा। तो अब यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं 4 से हम 26 को अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। 4 6 24 होता है, 6 0.5, तो ये 6.5 टाइम्स जो है वो कट जाएगा 6.5। देखिए 6.5 टाइम्स कट गया। अब जो भी वैल्यूज बची उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 3.14 का 6.5 से मल्टीप्लाई कर, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, और हो सकता है मैं थोड़ा तेज करूं आप थोड़ा धीमे करो, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, अगर आप सोच सकते हो कि सर तो कर लेते हैं, हम भी 2-4 बार में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स की, तब तक आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, और तरीका दोनों का सेम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 6 5 6 अच्छा 5 4 20, 2 कैरी गया, 5 1 5 7, 5 3 15। ठीक है, 6 4 24, 2 कैरी, 6 1 6 7 8, 6 3 18। ठीक है, कितना आया 0 7 4 11 कैरी 1, 6 14 कैरी 1, 9 8 10 कैरी 1 2। तो ये आया 1 2 3 3 1 2 3 3। देखो यहाँ टोटल, यहाँ एक पर डेसिमल था एक नंबर पर, और यहाँ 2 पर, तो टोटल 3 हो गया। तो यहाँ 3 पर पॉइंट लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना मैथ मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 20.41, और अब 9 बाकी है, तो 9 से भी करा लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, तो 183.69 आ रहा है। 183.69 आ रहा है। बाकी चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूं, बाकी कैलकुलेशंस को, क्योंकि मुझे यहां पर लिखना है, तो बाकी कैलकुलेशंस को मैं डिलीट करता हूं। तो मेरा क्या आ रहा है 183.69, ये याद कर लिया मैंने 183.69। तो पूरा सॉल्व करने के बाद 183.69, अब क्या बच गया 10⁻⁻8। देखिए 10 की पावर जो होती है वो 10 की पावर से ही सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप ये आंसर लिख करके आते हो तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा। कहोगे सर नंबर तो देगा, हाँ बिल्कुल देगा, लेकिन नंबर कट सकता है आपका। क्यों कटेगा? क्योंकि आपने यहाँ यूनिट नहीं लगाई। तो आप यूनिट जरूर लगाना, आप कोई भी कैलकुलेशन या वैल्यू निकालने के बाद उसकी यूनिट जरूर निकालना। रजिस्टिविटी यूनिट ओम मीटर होती, तो इसको ऐसे लगाओगे। ठीक है, कहोगे सर बुक में तो ऐसा आंसर नहीं दिया, बुक में तो पावर 6 से आपका 8 आ रहा है। तो बेटा देखो, अगर इस डेसिमल को तुम 2 नंबर आगे शिफ्ट करोगे, 2 नंबर आगे शिफ्ट करोगे तो पावर 2 से घट जाएगी, हो जाएगा 1.8। राउंड ऑफ कर लेता हूं, 369 है, इसको 4 लिखता हूं, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो अगर आपके बुक में ये आंसर है तो मेरा भी यही आंसर है, बस मैंने, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जब भी कोई भी 10 की पावर आप लिखते हो ना, तो आपका जो आगे नंबर होना चाहिए वो उसमें डेसिमल के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए। स्टैंडर्ड तरीका होता है चीजों को लिखने का। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो गया। बच्चे कहां घबरा जाते हैं एरिया निकालने में। मैंने बहुत स्मूथली आपको करके दिखा दिया है, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिया या पॉज कर लिया? चलिए नोट करते हैं इसको, आगे 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 पढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लिया तो यहां पर अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा पॉज करके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ वायर ऑफ A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm। एक वायर है, किसी मटेरियल की एक वायर है जिसका लेंथ जो है L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। What would be the resistance of another wire of the same material? मटेरियल सेम रखा है। देखो मटेरियल सेम रखा है, क्यों? यहां क्या बताना चाह रहा है ये कि रेजिस्टिविटी सेम होगी। मैंने आपको बताया ना, अगर मटेरियल सेम है, अगर दोनों ही मटेरियल आयरन के या दोनों ही कॉपर के, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। यानी दोनों मटेरियल्स अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, लेंथ उसका L/2 हो गया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का हमने 2a कर दिया। तो अब हमें बताना है कि उस नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारी पुरानी वायर है उसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो है और रेजिस्टेंस उसका 4 ओम है। ठीक है, 4 ओम है। तो फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L/A होता है। एग्री कर रहे हो आप? R इज इक्वल्स टू रो L/A। रेजिस्टेंस कितना है? 4 है। ठीक है, लेंथ L है, एरिया है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब जो नई वायर है उसका लेंथ कितना हो चुका है? L/2, एरिया कितना हो चुका है? 2a। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, मटेरियल सेम है। नया रेजिस्टेंस क्या होगा हमें पता नहीं, R'। तो R' हम निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, R' इक्वल रो L/A। तो L की जगह पर मैं L/2 रखूंगा, एरिया की जगह पर मैं 2a रख दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा वो 2 नीचे आ जाएगा ना, तो जगह 4a। अच्छा, रो L/4 है तो 1/4 है ना वो, तो 1/4 को आप कॉमन निकाल लो। 1/4 को आप कॉमन निकाल लो। देखो वापस से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस से आप मल्टीप्लाई करोगे, सपोज दैट ये है ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा रो इंटू एल से, तो रो एल आएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा ए से, तो 4 आएगा। तो यही चीज आपको मिलेगी। तो मैंने 4 कॉमन निकाला है बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर देखियो, यहाँ पर रो L/A, जो रो L/A है फर्स्ट इक्वेशन में, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 4 पुटअप कर दूंगा यहाँ पर, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम का आएगा। कितने ओम का आएगा? 1 ओम का आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अभी तक तो हम एक सिंगल वायर के रजिस्टर निकालने की बात कर रहे थे, या सिंगल वायर का जो रजिस्टर होता है उसकी बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस होता है उसकी बात कर रहे थे। अब हम यहाँ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे। देखिए जो भी डिवाइस है ना, जैसे बल्ब हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, सभी में वायर्स हैं, सभी कंडक्टर हैं। तो क्या होगा, तो सभी का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, सभी का क्या होगा? अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। तो जब हम कई सारी डिवाइसेस को जिनके पास रेजिस्टेंस होता है उनको एक साथ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा अभी कई सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं अगर, तो उनमें फिलामेंट है। फिलामेंट किसकी बनी है? वायर की बनी है। तो अब उस वायर से करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, उस फिलामेंट का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। ऐसे कई सारे बल्ब अगर हम एक साथ जोड़ते तो कई सारे बल्ब के पास फिलामेंट है, उनका अपना रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो आप कई सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ रहे हो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, वो पॉसिबली दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज हो गया और पैरेलल हो गया। क्या होता है सीरीज का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब? तो देखिए सीरीज में क्या होता है, जब एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और ऐसे करके कई सारे रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगे होते हैं, और ये सारे रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये मेरा R1 हो गया,
ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R3 हो गया, ये मेरा R4 हो गया, ये मेरा Rn हो गया, पता नहीं कितने रेजिस्टेंस है, और ये मेरी V वोल्ट की बैटरी हो गई। तो आप देख सकते हो यहां पर जो भी रेजिस्टेंस लगे वो एक के बाद एक के बाद एक लगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप बैटरी से करंट का फ्लो निकालो। बैटरी से मैंने I करंट का फ्लो निकाला, तो अब यहां पर देखो जो करंट R1 में जाएगा वही करंट R1 से होते हुए R2 में जाएगा, वही करंट R2 से होते हुए R3 में जाएगा, वही करंट R3 से होते हुए R4 में जाएगा, और वही करंट R4 से होते हुए Rn में जाएगा, और वापस से वही करंट जो है वो बैटरी में भी जाएगा। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जहां सभी रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, उस तरीके का कॉम्बिनेशन हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए करंट सेम है लेकिन सभी रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। R1 को V1 वोल्ट मिलेगा, R2 को सपोज दैट V2 मिल रहा है, R3 को V3 मिल रहा है, R4 को V4 वोल्ट्स मिल रहा है, Rn को Vn वोल्ट्स मिल रहा है। सभी को अलग अलग वोल्टेज मिलेगी, करंट सभी का सेम होगा लेकिन वोल्टेज सभी की अलग अलग होगी। क्यों ऐसा है सर, ऐसा क्यों है? इसका बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि देखिए बैटरी से जब चार्ज एनर्जी के साथ निकलेगा तो कुछ एनर्जी इसको देगा, तो कुछ एनर्जी इसको देगा, कुछ एनर्जी देते हुए आगे बढ़ेगा। तो जितनी एनर्जी इसको मिलेगी उतनी वोल्टेज यहां पर होगी, जितनी एनर्जी इसको मिलेगी उतनी वोल्टेज यहां पर होगी, जितनी वो एनर्जी इसको मिलेगी उतनी वोल्टेज यहां पर होगी। तो वोल्टेज जो है ना वो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है, चार्ज आगे बढ़ रहा है, वो एनर्जी देते हुए बढ़ रहा है, तो जिस रेजिस्टेंस को जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसकी वोल्टेज उतनी होगी। आ रही बात समझ? इसीलिए जो वोल्टेज होती है ना सीरीज की वो क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। आ रही बात समझ? ठीक है, ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, जो भी रेजिस्टेंस होता है हमारा वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। कैसे बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड कैसे होता है, अभी इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, कैसे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है इसको समझते हैं। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है ना वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। अभी समझाने के लिए समझा रहा हूं ऐसे कैसे होता है, ये समझते हैं इसको। तो देखिएगा यहां पर जैसे मेरी ये बैटरी है, सपोज दैट, सीरीज वाला मिटा देता हूं, अभी फिर से बना दूंगा। ठीक है, सपोज दैट मेरी ये बैटरी है, इससे मैंने दो वायर्स निकाली ऐसे। अब मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और ये बैटरी से जो निकलने वाली वायर इसे डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया ऐसे। मैं दूसरा रेजिस्टेंस लेकर के आया और इस रेजिस्टेंस को भी बैटरी से निकलने वाली तार से डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया ऐसे। मैं तीसरा रेजिस्टेंस लाया और इसको भी मैंने क्या किया, बैटरी वाली वायर से डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया। तो क्या हुआ यहां पर, यहां तीनों रेजिस्टेंस बैटरी से मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए। या दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि ये तीनों रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल है, जो दोनों टर्मिनल से, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, इसका एक और दूसरा, इसका एक और दूसरा, तीनों के आपस में जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड एक पॉइंट पर। तो ऐसे रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो बैटरी होती है उससे जो करंट निकलता है, तो करंट के पास तीन ऑप्शन है, या इधर चला जाए या इधर या इधर, तो करंट तीनों में बढ़ जाता है। इसमें मान लेते हैं अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इसमें जाएगा I1 करंट, इसमें जाएगा I2 करंट, इसमें जाएगा I3 करंट। ठीक है, और भी रेजिस्टेंस होंगे तो वैसे डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। चार्जेस को तीन रास्ते मिल रहे हैं ना फ्लो करने के लिए, तो तीनों में फ्लो करेंगे वो, तो करंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। वोल्टेज क्यों सेम रहती है? क्योंकि वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अच्छा, अगर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है फिर भी पैरेलल है, तब भी सेम रहती है। देखो वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल में, जो वोल्टेज R1 को होगी वही R2 को होगी, वही R3 को होगी। मान लेते हैं अभी तीनों रेजिस्टेंस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो तीनों को वही वोल्ट मिलेगी जो बैटरी की है। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बैटरी से क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो तीनों को V वोल्ट मिलेगा जो बैटरी की वोल्टेज होगी। अच्छा, यहां पर समझिएगा ध्यान से मेरी बात। अब कहोगे सर नहीं समझ में आया, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है ठीक है, लेकिन उनकी वोल्टेज सेम कैसे, तीनों की वही वोल्टेज कैसे बैटरी की? क्या यहाँ बैटरी की वोल्टेज बढ़ेगी नहीं? बैटरी तो तीन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी की वोल्टेज तो बढ़नी चाहिए। देखिए बैटरी क्या कर रहा है ना, चार्जेस को जो एनर्जी देके भेज रहा है। अब जैसे मान लें 3 कूलम का चार्ज है, तीनों कूलम के चार्ज को कुछ एनर्जी मिली है, 3 कूलम चार्ज को कुछ एनर्जी मिली है, तो अब तीनों रेजिस्टेंस में एक एक कूलम का चार्ज बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल 3 रेजिस्टेंस है, सर्किट में 3 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है
और 3 कूलम का चार्ज जो है वो बढ़ गया तीनों में, हर एक में 1-1 कूलम का चार्ज गया। तो 1 कूलम का चार्ज भले चार्ज बटाओ, लेकिन जो चार्ज के पास एनर्जी है, जैसे 3 कूलम के चार्ज के पास अगर मान लेते हैं 30 जूल की एनर्जी है, तो 1 कूलम के पास कितनी एनर्जी होगी? 10 जूल की होगी। तो जैसे ही 3 कूलम के चार्ज के पास 30 जूल की एनर्जी के साथ वो यहां पहुंचता है, तो 1-1 कूलम सब में चला जाता है और हर मतलब रेजिस्टेंस में 10-10 जूल की एनर्जी मिलती है। मतलब एनर्जी जो 1 कूलम के चार्ज के पास पहले थी वो अभी भी है, यानी जो एनर्जी जो वो लेकर के बैटरी से निकला था वही एनर्जी लेकर के वो R1 में पहुंच रहा है, R2 में पहुंच रहा है और R3 में पहुंच रहा है। तो सेम एनर्जी के साथ पहुंच रहा है, इसीलिए तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है? सेम है। ठीक है, ज्यादा डीप में मत सोचो, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। बस ये समझ लो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। तो यहां पर सीरीज और पैरेलल में ये बड़ा डिफरेंस है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम फ्लो करता है सभी रेजिस्टेंस में और वोल्टेज अलग अलग होती है सभी की। और पैरेलल में क्या होता है, सभी जो रेजिस्टेंस होता है उनके पास वोल्टेज सेम होती है, लेकिन करंट अलग अलग फ्लो करता है सब में। चलिए अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के बाद तीसरा रेजिस्टेंस लगा होता है ऐसे करके। ठीक है, ये V वोल्टेज है, ये V2 है, ये V3 है। ठीक है, तो इसमें कुछ करंट आई गया। ठीक, आई करंट गया, तो आई करंट सभी में जाएगा, R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा, R3 में, वही सेम करंट सब में फ्लो करेगा। आई आई आई, इसमें भी आई करंट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो यहां पर जो ये बैटरी की वोल्टेज है, क्या वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज सप्लाई करिए? नहीं, वो सभी को सप्लाई करिए। ये जो टोटल वोल्टेज जो सबको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है, एक्चुअली ये टोटल करोगे तो V के बराबर आएगा। क्यों आएगा V के बराबर? क्योंकि जो बैटरी की जो वोल्टेज है वही सभी रेजिस्टेंस में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। सभी रेजिस्टेंस में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। और यहाँ जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो सिर्फ किसी एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, वो किसी एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रही, वो सभी को कर रही है, पूरे कॉम्बिनेशन को कर रही है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस वो RS है। इन सबको मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है? RS बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है? RS बन रहा है। तो यहां पर अब देखिए ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इज इक्वल्स टू आई RS होना चाहिए, क्योंकि बैटरी से I करंट निकल रहा है और बैटरी में ये जो करंट है या जो बैटरी जो वोल्टेज दे रही है वो टोटल RS रेजिस्टेंस को दे रही है। अब अगर मैं R1 के लिए देखूं तो R1 के लिए जो V1 होगा, V1 क्या होगा? V1 किसका है? R1 का है। तो R1 में कितना करंट आ रहा है? I करंट आ रहा है और रेजिस्टेंस कितना? R1 है। V2 में कितना करंट जा रहा है? सॉरी, R2 में कितना करंट जा रहा है? I करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना? R2 है। तो V2 कितना हो जाएगा? I R2। V3 कितना हो जाएगा? V3 किसकी वोल्टेज है? R3 की वोल्टेज है। तो R3 में कितना करंट है? I है और कितना रेजिस्टेंस उसका? R3 है। ऐसे ही करके अगर मैं Vn की बात करूं तो Vn का क्या है? Vn के पास भी I करंट जा रहा है और उसकी रेजिस्टेंस कितना? Rn है। तो ये जो V है, ये जो मेरा वोल्टेज है V, ये वोल्टेज एक्चुअली क्या है? सभी वोल्टेज, जो भी वोल्टेज हर रेजिस्टेंस को मिला है उसका सम है ना, उसका क्या है? सम है। क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ मिल रही है, जो भी वोल्टेज यहाँ मिल रहा है सभी रेजिस्टेंस को, वो किससे मिल रहा है? बैटरी से मिल रहा है। तो सभी का वोल्टेज अगर मैं जोड़ूंगा तो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए। तो V किसके इक्वल है? I RS के इक्वल है। V1 क्या है? I R1 है। V2 क्या है? I R2 है। V3 क्या है? I R3 है। और Vn क्या है? I Rn है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से I को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि सभी में सेम करंट है, जो बैटरी से करंट निकल रहा है वही तो सबको मिल रहा है। तो I हर जगह कॉमन है, तो I को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहां से I क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RS जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो किसके इक्वल आया? सभी रेजिस्टेंस के एल्जेब्रिक सम के बराबर आया। सभी रेजिस्टेंस के किसके बराबर आया? एल्जेब्रिक, मतलब अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो उन सभी रेजिस्टेंस का अगर टोटल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सारे रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आता है ये डेरिवेशन, आपको आना चाहिए। थोड़ी स्टेटमेंट भी लिख देना आप लोग। ठीक है, स्टेटमेंट्स जरूरी है लिखना। मुझे लगता नहीं है कि इसके साथ हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में हीटिंग इफेक्ट को भी कवर कर लेंगे उसमें। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखा था सभी रेजिस्टेंस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड थे। सभी रेजिस्टेंस बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड थे, ठीक है। ये वोल्ट की बैटरी थी, इससे आई करंट निकल रहा था, वो आई करंट यहाँ आकर के इसमें डिवाइड हो रहा था, इसमें I1 जा रहा था, इसमें I2 जा रहा था और सपोज दैट इसमें I3 जा रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। हमने बोला कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी डायरेक्ट हर रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएगी। चार्जेस कम पहुंचेंगे लेकिन हर चार्ज की जो एनर्जी जो बैटरी से वो लेके निकले तो उतनी एनर्जी लेके हर रेजिस्टेंस पर पहुंचेंगे, तो वोल्टेज हर रेजिस्टेंस की क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो टोटल करंट है बैटरी का, क्या वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। टोटल जो करंट है वो तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो जो टोटल करंट है वो तीनों या पूरे कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को सपोज दैट इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं आरपी मान लेता हूं। टोटल जो सारे पूरे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है मैं उसको आरपी मान लेता हूं। तो यहां जो करंट होगा, ओम्स लॉ ही देखो, V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो I क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। तो जो टोटल करंट I है वो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस आरपी पर डिपेंड कर रहा है। वैसे ही जो आपका I1 है वो V अपॉन R1 पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि R1 का जो वोल्टेज है वो V है, तो R1 की जो वोल्टेज है उस पर और R1 की रेजिस्टेंस पर R1 का करंट डिपेंड कर रहा है। और हमारा जो I2 है वो डिपेंड कर रहा है V अपॉन R2 पर, और वैसे ही I3 जो है वो डिपेंड कर रहा है V अपॉन R3 पर। अब देखिए जो I है, जो टोटल करंट I है, जो टोटल करंट I है आपका, जो टोटल करंट I है वो सारे करंट का सम है जो रेजिस्टेंस को मिल रहा है। जो रेजिस्टेंस को मिल रहा है वो सारे करंट का क्या है, सम है। तो यहाँ पर I1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, I1 की जगह लिख दूंगा, अच्छा I की जगह मैं लिख सकता हूँ V अपॉन आर पी, क्योंकि ये टोटल बैटरी के वोल्टेज पर और टोटल रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। I1 को क्या लिख दूंगा, V अपॉन R1, R2 को क्या लिख दूंगा, V अपॉन R2, सॉरी I2 को, और I3 को क्या लिख दूंगा, V अपॉन R3। देखिए वोल्टेज सभी का कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, V को कॉमन निकालेंगे, तो आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल में जो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सारे रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल का सम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इसी टॉपिक से एसोसिएटेड, कॉम्बिनेशंस वाले टॉपिक से एसोसिएटेड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स अभी भी स्लाइड्स में ऐड करे हुए थे, लेकिन अब उतना लंबा लेक्चर नहीं करना मुझे, तो इस वजह से उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ में हीटिंग इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं मुझे नहीं लगता उतना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो प्लीज हमें मोटिवेटेड रखने के लिए हमारी चैनल को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी हमारी वीडियोस को देखें और हमसे जुड़ें। थैंक यू।